Everyone. Welcome back to Ramarchan IS platform. Hope you all are doing well. Friends, today I'm going to discuss with you a very interesting topic, and that is a scheme that is recently Ministry of Heavy Industry has provided its guideline. So today we are going to discuss that scheme. But before going further, let me tell you कि आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो कोई भी स्कीम अगर आपको कवर करनी है तो उसके कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो आपको 100% उसको एक बार अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना चाहिए और आप इसकी हैबिट डाल लो। तो हम इस स्कीम को पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट देना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको आप खुद से कहीं लिख लो कि जब भी हम कोई गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका हम लॉन्च ईयर ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट ईयर पेपर्स में एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्रोनोलॉजी आती है। जैसे 4-5 स्कीम्स दे देंगे, फिर वो कहेंगे कि आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो इस तरह की चीज़ आप तब कर पाओगे जब किसी भी स्कीम का पर्टिकुलर ईयर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। और अभी रिसेंट में भी एक क्वेश्चन आया था, 2025 वाले में भी आया था, अगर आपने पेपर देखा हो तो एक मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, टारगेट बेनिफिशरी कौन है, उस स्कीम के आने से किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर वो उसी इम्पैक्टेड उसी सोसाइटी के लिए स्पेशली वो स्कीम लाई गई है। तो टारगेटेड बेनिफिशरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्कीम के लिए। और फोर्थ हमारा है कि उसके की फीचर्स क्या हैं। डेफिनेटली अगर पुरानी स्कीम्स में किसी भी इशू को एड्रेस कर दिया जाता तो इस स्कीम को लाने की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ तो इस पे स्पेशल होगा जिसके कारण से गवर्नमेंट को एक नई स्कीम ओवरऑल लानी पड़ गई। और आपको वही समझना है कि इस स्कीम को लाने के पीछे गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कौन सा स्पेशल फीचर है जो उसने बाकी पुरानी स्कीम्स में नहीं देखा और उन्होंने इस नई स्कीम्स में उसको लेकर के आया। तो आपको कोशिश करना है कि उस फीचर्स को फाइंड करना और अपने नोट्स में उसको ऐड करना है, ताकि आप जब प्री का नेक्स्ट ईयर आप 2026 में जब प्री का एग्ज़ाम देंगे तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करके जाएंगे तो यू वुड बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन देन अदर्स। एंड द लास्ट इज़ फंडिंग पैटर्न्स। तो ज़्यादातर सेक्टर होती हैं या फिर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि वो स्कीम सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है। अब ये जो अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप इन 5 पॉइंट्स को कहीं नोट कर लें कि जब भी आप कोई स्कीम कवर करें तो आप किस तरह से कवर करनी है। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। मैं क्यों कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी के पेपर को देख करके ये लगा कि कुछ स्कीम्स की वो डेटा तक पूछ रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट स्कीम इसलिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट रिसेंटली प्रमोट बहुत कर रही है, और किसी भी सेक्शन को जब बहुत प्रमोट करती है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो प्री या मेंस में उसको पूछेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप इसको ज़रूर कहीं नोट कर लें, क्योंकि इसको आप अगर नहीं प्री में आया तो आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं जब आप 2026 का होपफुली मेंस लिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यस्टरडे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने एक गाइडलाइन जारी की है, और वो गाइडलाइन किस स्कीम से रिलेटेड है, तो उस स्कीम का नाम है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, SPMEPCI। तो ये स्कीम बेसिकली लॉन्च्ड हुई थी 2024 में, 15 मार्च 2024 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, पर एक साल इस पर कुछ हुआ नहीं। अब यस्टरडे हुआ क्या, 2 जून को इसके मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस निकाली। और आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी था कि टेस्ला इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और ये उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली इसको बताया कि कैसे टेस्ला ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ ओपन करेगा। वो सिर्फ जो है अपने शोरूम्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो
थोड़ा सा ये एक इशू भी लग रहा है कि ये स्कीम में थोड़े इश्यूज भी आ रहे हैं, तो इसलिए और चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें वो ज़रूर पूछते हैं जिसमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, अब हम इस स्कीम का हमने क्या किया कि पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया कि कब लॉन्च हुआ, 2024 में लॉन्च हुआ, राइट। अब सेकंड है कि इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया। अब थर्ड है कि उसके की फीचर्स, चलो हम देखते हैं। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मैंने उनका पूरा पढ़ करके देखा है, तो मैं आपको 2-3 इसकी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो अगर आप याद रखोगे तो मेंस में अच्छा यूज़ कर सकते हो और प्री में उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पहला ये कि ये इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उनको इंपोर्ट करने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ों को आप इंपोर्ट्स कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, नॉर्मल ड्यूटी कितनी लगती थी, कस्टम ड्यूटी, और अभी ये कितनी ड्यूटी लगा रहे हैं अगर आप इस स्कीम में इनरोल्ड हो जाते हो तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, इन्होंने अलाउ किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को टू इम्पोर्ट कंप्लीटली बिल्ट इन यूनिट्स, इसको BIU बोलते हैं, with a minimum cost insurance freight value of $35,000। इसको CIF भी बोलते हैं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ी इकोनॉमिक है, अगर टेक्निकल वर्ड्स आते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा, और अगर कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे उस स्पेसिफिक वर्ड तक को आप मुझे अगर मेंशन कर देंगे कि सर मुझे नहीं आ रहा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने से पहले उसको प्रॉपरली डिस्कस करके आपको नई वीडियो अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट इंश्योरेंस जो फ्रेट वैल्यू है वो $35,000 जो है, जो कि आज की डेट पे अगर डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30 लाख इंडियन रुपीज़ के इक्वल है approximately, at a reduced custom duty of 15% from the application approval data। अब क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जो completely built in units हैं जिसकी मिनिमम, ये यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम वैल्यू 35 लाख है, मतलब 35 लाख से अगर कम की कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, 4 व्हीलर, कोई ऐसी कार है जैसे टेस्ला की कार है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कोई कंपनी कर रही है, इंडिविजुअल कर रहा, तो उसको इस स्कीम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पहली बात। और अगर 30 लाख से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू। देखो, उसका कॉस्ट कितना है, उसका इंश्योरेंस और उसकी फ्रेट, मतलब फ्रेट बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जब उसको वहाँ से किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल हम US से कोई कार मंगवा रहे हैं, तो जो कार वहाँ से भेजेगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा वो मैन्युफैक्चरर अपने ऊपर नहीं लेता है, वो बेसिकली कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो वो वैल्यू, जो फ्रेट की जो चार्जेस होंगे वो कौन देगा, वो कस्टमर देगा। इंश्योरेंस मीन्स क्या हुआ कि अभी आपने देखा होगा एक रिसेंटली एक जो फ्रेट शिप थी वो यहाँ पे डूब गई, तो वहाँ पर जो चीज़ें डूब गई, जिन्होंने पैसे पेड करके जो सामान मंगाया था वो कस्टमर का गया, कंपनी का लॉस उन चीज़ों का हुआ होगा जो पेड नहीं थी, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी वो कस्टमर पे डाल देते हैं। अगर मैंने कार मंगवाई तो जब कार का वो मुझे टोटल प्राइस बताएंगे तो वो उसमें इंक्लूड किए रहेंगे कि वो फ्रेट वैल्यू भी इंक्लूड किए रहेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और इंश्योरेंस भी उसी में इंक्लूडेड होगा कि अगर वो डूब जाती है या कुछ ऐसा होता है तो आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो उसी में सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आएगा वो 30 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का होना चाहिए मिनिमम। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि मिनिमम 30 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप इस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस स्कीम का, कि 15% है, 15% जो है इसको कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए कि आपको 15% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। जबकि जनरली मैं आपको बताऊं, इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है तो अगर वो
इंडिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो उस पर जो ड्यूटी लगती है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 100% कस्टम ड्यूटी लगती है। अब इसको और सोचो, ये सिर्फ कस्टम ड्यूटी है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपीज़ की कोई कार है तो उसको 70% में मतलब 700, 1700 तो नॉर्मली हो गया, और जो IGST लगेगा, जो सेस लगेगा, वो सारी चीज़ें अलग। तो ये बहुत ही डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस हो जाता है जब कोई चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में। क्लियर? तो ये 15% का जो कॉन्सेप्ट मैं समझाया आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को रिलैक्स किया गया कि भाई आप अगर हम आपको कुछ मिनिमम, मैं अभी उसी को नेक्स्ट पॉइंट में आऊँगा कि जब हम कोई भी स्कीम किसी को देंगे, अगर हम 70 से 100% कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे और अब हम 15% दे रहे हैं, तो ये कुछ तो कंडीशंस के साथ तो होगा ही। तो जो वो कंडीशन उन्होंने बताई कि वो कंडीशन ये है कि आपको इंडिया में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 41,000 करोड़ का करना है, वो भी विद इन 3 ईयर। विद इन 3 ईयर आपको इंडिया में जब आप 41,000 करोड़ का, उससे अबव का इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी आपको इस स्कीम की जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। आप इनरोल्ड कर लो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप करो, और आप जब 3 इयर्स के बाद दिखा दोगे कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस कंट्री में, तो आपको जो वो स्कीम्स के बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब जितना भी कॉस्ट आपका आया होगा वो आपको कंपनसेट गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर थोड़े से कुछ वो भी लगा दिए हैं कि भाई आप मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम इंपोर्ट करने का जो 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, जिस पर आपको ये 15% ड्यूटी के जो चार्जेस है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, वो तब होगा जब आप अप्रॉक्सीमेटली, या फिर मतलब मैक्सिमम आप 8,000 यूनिट पर ईयर आप इंपोर्ट कर सकते हो इस स्कीम के अंडर में। उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे तो जो रेगुलर चार्जेस लगते हैं कस्टम ड्यूटी के, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप 8,000 यूनिट, तो उसमें 4 व्हीकल्स में कोई कार्स हो सकती है, कोई ट्रक भी हो सकता है 4 व्हीकल वाला, तो कुछ भी 4 व्हीलर जो भी हैं, 4 व्हीलर जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगी, आप 800 यूनिट पर ईयर इंपोर्ट कर सकते हो इस ड्यूटी, 15% ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे। वो भी कंडीशन बस इतनी है कि आपको विद इन 3 ईयर 41,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है इंडिया में। तो ये बहुत सिंपल और बहुत क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी इसको जो है पब्लिक में किया। अब यहाँ पर जब 2024 में आई थी तो इसमें सिर्फ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन फील्ड होगा। पर अभी जो रिसेंट में इन्होंने गाइडलाइन जारी की उसमें इन्होंने अलाउ कर दिया है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी। अब ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब कि जो ऑलरेडी आपका जो भी इस्टेब्लिशमेंट आपने बना रखा है, आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो, और ये भी इंक्लूड होगा उस इन्वेस्टमेंट में। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि टोटली न्यू, और ब्राउन फील्ड का मतलब कि ऑलरेडी आपने जहाँ पर भी बना रखा उसको आप अपग्रेड करोगे तो भी वो इंक्लूड होगा इन्वेस्टमेंट में। तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया, जिससे जो ऑलरेडी यहाँ पर कंपनियाँ काम कर रही हैं इंडिया में, उनके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसका मेन एम क्या हो सकता है? तो इसका मेन एम है कि इंडिया को हम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हब बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हब बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हम इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ ला रहे हैं, ताकि दूसरी कंट्रियाँ जो है इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बने। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये है कि उससे इंडिया को एक जो सप्लाई चेन में हर्डल आती थी वो नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट गैप जो हमारे यहाँ है
जो एम्प्लॉयमेंट गैप है उसको फिल करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। तीसरा कि हम जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट, कार्बन एमिशन, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट हमने 2070 तक का रखा हुआ है, तो इट विल हेल्प इन दैट। तो हम उसको भी अचीव करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो इंडिया में सेल डेफिनेटली इसकी ज़्यादा होगी। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लाया। तो अगर हम बड़ा बड़ा देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको 15% कस्टम ड्यूटी का प्रॉफिट दिया गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतने पे 41,000 करोड़ के अबव आपको इतना वो मिलेगा। 8,000 यूनिट आप पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना ही था। इसमें बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं गया हूँ, क्योंकि इतना अगर आपने याद रखा, इट विल बी मोर देन इनफ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस टू अंडरस्टैंड द स्कीम। और मैंने स्कीम के बारे में आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपकी और हमारा डिस्कशन यूं ही आगे भी साथ में होता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।